तो आज के आपके करंट अफेयर्स 22 सितंबर 2021 के सबसे पहला करंट अफेयर जिसके बारे में हमने कल भी थोड़ी बात की थी, ऑकस। ठीक है, तो आपके इंडिया और फ्रांस एक साथ एक दूसरे से बात कर रहे हैं और एक दूसरे को सॉलिडारिटी दिखा रहे हैं बिकॉज ऑकस से फ्रांस तो खासकर बहुत ज्यादा नाराज है। उसकी नाराजगी का कारण क्या है? क्योंकि देखो, जो आपका फ्रांस था, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की ना एक डील हुई थी। क्या डील हुई थी? कि फ्रांस ऑस्ट्रेलिया को सबमरीन सप्लाई करेगा, खासकर न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स, ठीक है, जिनमें न्यूक्लियर इंजन होंगे। पर अचानक ही अब ऑस्ट्रेलिया को सप्लाई करने के लिए यूएसए और यूके आ गए। इन तीन कंट्रीज ने मिलके एग्रीमेंट कर लिया जिसे ऑकस कहते हैं। इस एग्रीमेंट का बेसिक पर्पस ही ये है, ये एक ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पैक्ट है ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए के बीच में, जहां पे ऑस्ट्रेलिया की हेल्प करनी है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स बनाने में, ताकि पैसिफिक ओशन में वो एक अच्छी स्ट्रॉन्ग पावर के तौर पे इमर्ज हो सके। ठीक है, क्योंकि चाइना थ्रेटन कर रहा है उसके खिलाफ। पर इससे अब जब ऑस्ट्रेलिया को यूएसए, देखो यूएसए और यूके जो सबमरीन्स ऑफर कर रहे हैं ना, वो फ्रांस के डिजाइन से कहीं गुना बेटर है। तो इस कारण ऑस्ट्रेलिया ने ये डील कैंसिल कर दी। अब फ्रांस को इसके कारण अब यूरोस डॉलर्स का नुकसान है, तो इसके कारण उन्होंने अपना हर जगह गुस्सा रिप्रेजेंट किया है। इनफैक्ट उन्होंने इन तीनों कंट्री से अपने एम्बेसडर्स तक रिकॉल कर लिए हैं। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और आपका यूके, तीनों से वो नाराज हुए हैं, क्योंकि फ्रांस का कहना है कि हम इतने पुराने एलाई हैं और तुमने हमारे साथ ये किया। अगर तुमने डील करनी ही थी, इसमें कहीं ना कहीं फ्रांस को भी शामिल कर लेते। ठीक है, ऑफकस बन जाता, हाँ फोकस बन जाता, पर चलो मेन फोकस ऑस्ट्रेलिया पे है तो ए पहले रहने देते हैं, तो ऑफकस तो बन ही सकता था। ठीक है, तो इस कारण इंडिया को भी शामिल कर लेते हो, ऑफिकस बन जाता। ठीक है, कोई भी स्लैंग मार सकते हैं, पर चलो इन तीनों ने एग्रीमेंट किया, फ्रांस को इग्नोर किया। इंडिया की इतनी नाराजगी नहीं है, फ्रांस की ज्यादा है, क्योंकि फ्रांस कहता है हम इतने पुराने ट्रेडिशनल एलाइज जो हैं, आपने हमें एक तरह से धोखा दिया। तो इसके चलते हुए आपकी ये सारे का सारा न्यूज बना हुआ है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने फ्रांस के उससे बात करके उनसे एक सॉलिडारिटी की है कि हम दोनों एक साथ हैं और एक साथ काम करेंगे। ठीक है, जैसे कि फ्रांस की बात की जाए, फ्रांस इंडिया को एक न्यूक्लियर पावर नहीं पर हमारी कन्वेंशनल सबमरीन्स बनाने में हेल्प कर रहा है। कौन सी? स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स। ये हम फ्रांस का डिजाइन है वो वहां से भी ले रहे हैं, अब इंडिया में भी ये बननी शुरू हो जाएंगी इसी टाइप की। ठीक है, इससे पहले हम वहां फ्रांस से ले रहे थे। ठीक है, इसके अलावा इस एग्रीमेंट के अंदर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर वॉरफेयर, अंडर वाटर कैपेबिलिटीज, लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटीज, ये सब कुछ बनाएगा। इसके लिए अब अगर तुम वैसे देखो, चाइना भी इससे बहुत नाराज है, क्योंकि ऑब्वियसली ये पैक्ट अल्टीमेटली चाइना के खिलाफ है। चाइना ने ये बोला है कि अगर, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया जो काम कर रहा है, इससे एक तरह से पैसिफिक में आर्म्स रेस शुरू हो जाएगी, और दूसरा, अगर कभी न्यूक्लियर वॉर होती है, हम ऑस्ट्रेलिया को भी एज एक पोटेंशियल टारगेट लेके चले, तो सीधा सीधा वॉर की धमकियां होने लग गई हैं। ठीक है, तो ये चीजें साफ दिखती हैं। एक और अलायंस है जिसे कहते हैं फाइव आईज। ठीक है, तो ये थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है। ये फाइव आईज क्या है? दुनिया की 5 कंट्रीज जो आपस में इंटेलिजेंस शेयर करती हैं, इंटेलिजेंस अलायंस है। देखो, सारी की सारी वॉरफेयर लगा लो या वैसे भी सिक्योरिटी लगा लो, पूरा का पूरा उसमें गेम आपकी इंटेलिजेंस की है। अगर आपको दुश्मन की सारी खबर है, आप हार ही नहीं सकते। तो ये 5 कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके और यूएसए, इन 5 कंट्रीज ने मिलकर अपनी इंटेलिजेंस अलायंस बनाई है। ये पूरी दुनिया में जहां से भी कोई भी इंटेलिजेंस गैदर करते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं।
तो एक तरह से 5i इसलिए कहते हैं, आंख ही है जो ये देख रहे हैं आपस में शेयर कर रहे हैं, तो एक ओपन नेटवर्क इन सबको मिल जाता है जिसके थ्रू ये सब कुछ कर सकते हैं। तो अगर 5i को देखा जाए, ठीक है, उसके अंदर आपकी बहुत सारी कंट्रीज जैसे कनाडा, न्यूजीलैंड, इन्हें भी इग्नोर किया, ठीक है। तो इस कारण उन्होंने बुरा तो नहीं फील किया, पर करने को वो भी कर सकते हैं, ठीक है। चाइना को भड़काने को आपस में सबको भड़का दे, ठीक है। पर चलो जो भी डील है चल रहा है। अगला, एक किर्गिस्तान की औरत का दिल्ली में मर्डर हो गया, तो हमारे लिए किर्गिस्तान हम पढ़ेंगे। ठीक है, न्यूज तो यही थी कि किर्गिस्तान से आई। देखो अगर आप किर्गिस्तान देखोगे, आपके किर्गिस्तान को देखोगे, ये आपके सेंट्रल एशिया में पड़ता है। इसकी एक साइड लगती है चाइना की बॉर्डर, ऊपर वाली साइड आ जाता है कजाकिस्तान, इस साइड पे उज्बेकिस्तान और नीचे वाली साइड पे तजिकिस्तान, ठीक है। तजिकिस्तान जिसकी बॉर्डर लगती है अफगानिस्तान से। किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक, ठीक है। तो ये कैपिटल की लोकेशन, बाकी कैपिटल्स की लोकेशन जिसके आसपास कंट्रीज हैं, यहाँ पे इसकी चलो मार्क नहीं की हुई, ठीक है, वो सारी की सारी आपने सेंट्रल एशिया के मैप से देखनी है, और इन्हें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अरेंज करके रख लेना। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, खासकर क्योंकि अफगानिस्तान, ये सारी कंट्रीज इंपॉर्टेंट हुई हुई हैं, ठीक है। पिछले एक साल में सेंट्रल एशिया की सारी कंट्रीज कभी ना कवर हुई हैं। तो ये एक साल क्वेश्चन बनने को इनकी वाटर बॉडीज ये भी पढ़नी जरूरी है, जिन्होंने इस साल पेपर देना है। सेंट्रल एशिया की वाटर बॉडीज भी पढ़ना, ठीक है। कैपिटल की नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट करके सारी अरेंजमेंट्स देखना, किस साइड से कौन सी कैपिटल शहर कैसे पड़ता है। जैसे यही देख लो, अगर मैं वेस्ट टू ईस्ट देखूं, ये पहले आया ये बाद में आया, तो ऐसे अरेंज करने का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से अरेंज करके रखो। बाकी भी क्योंकि अगले साल भी ये कंट्रीज आती रहती है न्यूज में, इस साल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके तजिकिस्तान भी न्यूज में रही है, उज्बेकिस्तान भी रही है, किर्गिस्तान भी रही है, ये पहले भी न्यूज में रही है। तो एक साथ इनकी वाटर बॉडीज का क्वेश्चन, वाटर बॉडीज में एक बार मेन रिवर्स के नाम भी पढ़ लेना, ठीक है। और जो लेक्स हैं इसके अंदर, जो खासकर बड़ी लेक्स हैं, ठीक है, इनके बारे जरूर पढ़ना। क्लियर है? नेक्स्ट है आपके ऑयल सीड्स। आपके खरीफ सीजन खत्म होने को आ रहा है, तो गवर्नमेंट के पहले एस्टिमेट्स ये कहते हैं कि जो पैडी क्रॉप है वो इस साल और ज्यादा बढ़ जाएगी, उसकी जो टोटल प्रोडक्शन है वो और ज्यादा बढ़ रही है, और ऑलमोस्ट आपके 15 करोड़ टन हाई को टच कर जाएगी। यानी कि इस साल हमने पैडी 15 करोड़ टन बना ली है, ये हमारी कंजम्पशन से कई गुना ज्यादा है। पर इसी का ही दूसरी साइड पे देखोगे, जो आपकी ओवरऑल ऑयल सीड्स की प्रोडक्शन है वो पिछले साल से कम होने वाली है। पहले ही गवर्नमेंट को ऑयल सीड्स की टेंशन पड़ी हुई है, क्योंकि हमें बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते हैं, और हमारे इंडिया की, मतलब इंडिया के अंदर हम प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, वो और ज्यादा गिर रही है। तो ये और ज्यादा प्रॉब्लम है, खासकर ग्राउंडनट और सोयाबीन, ठीक है। तो एक तो जो अभी HCS में क्वेश्चन आया था इसी से क्लियर हो जाता है, खरीफ, खरीफ क्रॉप का क्वेश्चन अखबार में न्यूज आई है, तो वहां पे उन्होंने सोयाबीन और ग्राउंडनट को वो दे दिया। जिन्होंने इस साल वैसे पेपर देना है, ग्राउंडनट बारे इंडिया की कितनी प्रोडक्शन है और सोयाबीन की कितनी प्रोडक्शन है, ये सारी पढ़ के जाना, ठीक है। इसके अलावा पर एक अच्छी खबर ये है कि इंडिया में पल्सेस की ग्रोथ बढ़ रही है, खास करके तूर दाल की, ठीक है। तो तूर पिछले साल कितनी थी, अब कितनी हो गई है, वो पढ़नी जरूरी है। और इससे ये भी पता चल जाता है तूर दाल कौन से सीजन में उगाई जाती है, खरीफ, ठीक है। पल्सेस अलग अलग सीजन में उगाई जाती है, तो वो चीजों के ऊपर वो भी क्लासिफिकेशन कर लेना, कौन सी पल्सेस कब उगाई जाती है, ठीक है, और उनकी प्रोडक्शन किस चीज की कितनी बढ़ रही है, ठीक है। तो इंडिया की जो ओवरऑल आप देखोगे, इंडिया का
जो हमारा पूरी इकोलॉजिकल कंडीशंस हैं, हमारे यहाँ पे 9 एनुअल ऑयल सीड क्रॉप्स उगाने में अच्छा क्लाइमेट है इंडिया में, 9 ऑयल सीड क्रॉप्स उग सकते हैं। उसमें से 7 एडिबल हैं, यानी कि जो हम खाते हैं, ठीक है। उसके अंदर ग्राउंडनट, रेपसीड, मस्टर्ड, सोयाबीन, सनफ्लावर, सीसम, सैफ्लावर और नाइजर, ये सारे आ जाते हैं। नॉन एडिबल में आपके कैस्टर और लिनसीड, ये सब कुछ, ठीक है। ऑयल सीड्स की कल्टीवेशन अराउंड 27 मिलियन हेक्टेयर पे होती है, ठीक है। और इसमें से 72% जो लैंड है वो रेन फेड फार्मिंग है। तो एक ऑयल सीड की प्रोडक्शन में ये बहुत बड़ा एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। क्यों? देखो, जितनी यानी कि हम जमीनों पे ऑयल सीड आपके उगा रहे हैं, उसमें से 72% आपकी रेन डिपेंडेंट है, बारिश पे डिपेंड कर रही है। यानी कि अगर बारिश नहीं अच्छी आई तो ज्यादातर इंडिया में जो ऑयल सीड की क्रॉप होगी खराब हो जाएगी, ठीक है। तो वो अपने आप यहां से दिखता है। क्लियर है? कोई भी डाउट? तो हमारे इंडिया में कुछ लास्ट ईयर्स में एडिबल ऑयल्स की ऑब्वियसली प्रोडक्शन कंपैरेटिवली बढ़ी है, ठीक है। ये डेटा सरकार की वेबसाइट से पुराना ही घूम रहा है, ठीक है। आपकी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की साइड पे 2011-12 के डेटा घूम रहा है अभी तक, तो वही डेटा यहाँ पे है। तो लेटेस्ट भी एक बार देख लेना। हमारे कुछ ट्री बॉर्न ऑयल सीड्स भी इंडिया में उगते हैं, जैसे साल, महुआ, ठीक है, सिम, रोबा, और ये सारे ऑलिव, ये सब कुछ हो गया। अच्छा, जट्रोपा पता है क्या होता है? और जट्रोपा का यूज क्या है? कभी जट्रोपा सुना है? ये पेपर में जरूर सुन सकते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांट है एक स्पेसिफिक चीज के लिए। मतलब डायरेक्टली क्वेश्चन जट्रोपा के ऊपर नहीं आएगा, इनडायरेक्टली आ जाएगा जट्रोपा किस किस काम आता है। जट्रोपा मेडिसिनल यूज के लिए भी आता है, पर सबसे इंपॉर्टेंट जिस यूज के लिए, ये ना थोड़ा सा पॉइजनस प्लांट है, ठीक है। ज्यादा इस जट्रोपा की बहुत सारी वेराइटीज हैं और मैक्सिमम वेराइटीज इसकी पॉइजनस है, ठीक है। ये जो प्लांट है इसे आप थोड़े रेतीले इलाके में भी उगा सकते हो, ऐसी जगहों पे उग जाता है, ठीक है। तो अगर अच्छी नहीं भी है जमीन, ये तब भी उग जाता है। पर इसका सबसे बड़ा बेनिफिट, ये जट्रोपा क्यों हाईलाइट होता जा रहा है, इससे बनता है आपका बायोडीजल। बायोडीजल बनाने के लिए जो आपके इंडिया में बायोडीजल बनाया जा रहा है कि हम प्लांट से डीजल जो बना सकते हैं, उनमें से वन ऑफ द मेन प्लांट जिससे दुनिया भर में डीजल बनाया जा रहा है वो जट्रोपा। जट्रोपा की इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो इसकी पूरी की पूरी खेती होती है, इसके सारे के सारे जो पत्ते हैं सब कुछ है, सीड्स भी होते हैं इसके अंदर, पत्ते भी होते हैं, वो सारे ऑयल सीड्स बायोडीजल बनाने के काम आते हैं, ठीक है। ये प्लांट इस चीज के लिए फेमस है। क्लियर है? अगला करंट अफेयर है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। करिकुलम क्या होता है? स्कूल में होता था ना, क्या करिकुलम है, मतलब पूरी पढ़ाई, किस क्लास में क्या पढ़ाया जाना है, क्या क्या सब्जेक्ट्स होंगे, कैसी बुक्स होंगी, बुक्स के अंदर क्या होगा। मैं आपको कल ही कह रहा था एनसीईआरटी कौन सा कोई रिवाइज करता है, सरकार ने कहीं मेरी बात सुन ली और आपके कमेटी बना दी गई है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को रिवाइज करने के लिए। ये 12 मेंबर्स की कमेटी होगी जिसे लीड करेंगे कस्तूरी रंगन, ठीक है। इससे जिन्होंने इस साल पेपर देना है, कस्तूरी रंगन ने जो इससे पहले जिन कमिटीज के ऊपर काम किया है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। वेस्टर्न घाट्स वाली कमेटी, मतलब वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरा जो आपकी जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी वो भी कस्तूरी रंगन ने बनाई थी, उसके सारे डिटेल्स पढ़ लेना। और दूसरा जो वेस्टर्न घाट्स के ऊपर कस्तूरी रंगन ने कमेटी बनाई थी इन्वायरमेंट में, वो क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फिर लोगों को लगता है कि इतना पुराना करंट अफेयर उठा के पेपर में पूछ ले, क्योंकि वो कमेटी आई थी 2015-16 में, तो बनने को इस साल क्वेश्चन बन जाएगा, पर उसका सोर्स क्या होगा, क्योंकि कस्तूरी रंगन को फिर एक कमेटी का हेड बना दिया गया, तो पुरानी कमिटीज भी रेलिवेंट हो जाती हैं जब उसी पर्सन को आप बार बार कमेटी का हेड बना रहे हो, ठीक है। तो आपके इसमें
कस्तूरी रंगन वो आपके ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन होंगे। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले जो पिछला नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बना था ना, वो 2005 में बना था। तो 2005 के बाद अब जाके करिकुलम रिवाइज होने लगे, तभी तो इतना पुरानी हो गई है वो बुक्स, क्योंकि 2005 में जो सिलेबस डिफाइन किया गया था और क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, तब जो डिसाइड किया गया था वो अब तक चला रहे हैं। और अभी भी इस कमेटी को अभी 3 साल दिए हैं, 3 साल के अंदर अंदर इन्हें रिपोर्ट तैयार करनी है, फिर अप्लाई करने का सोचेंगे तो लगा लो कि आपके 20 साल निकल जाएंगे करिकुलम चेंज करते करते। मतलब 2005 से लेके 25 तो आ ही जाएगा, ठीक है, जब तक नया करिकुलम आएगा। 3 साल तो यही लगा लो, 2024 तो वैसे ही आ गया, ठीक है, फिर साल 1.5 साल तो सरकार को भी दो ना, कि वो भी विचार करे। इतनी एफिशिएंट तो नहीं होगी सरकार कि उन्होंने कमेटी ने रिपोर्ट दी कि चलो आज ही रात को बैठेंगे डिसाइड करेंगे करना क्या। वो भी लेंगे थोड़ा सा टाइम और फिर आएंगे उसके ऊपर, ठीक है। तो ये आपकी 4th नेशनल करिकुलम है जो 2005 में आया था। सबसे पहला 1975 में आया था, ठीक है, उसके बाद 88, 2000, फिर 2005 और अब अभी अगला आना है। तो 4 आ चुके हैं। अब जो कमेटी बनी है वो 5th के लिए बनी है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है सबसे पहला कब बना था, या आज तक कितने ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं, वो 4 हो चुके हैं, ठीक है। इसके मुताबिक आपका सारा स्कूल का सिलेबस, टेक्स्ट बुक्स, टीचिंग प्रैक्टिसेस कैसी फॉलो की जाएंगी, वो सब कुछ इसके अंदर होता है, ठीक है, और उसी के मुताबिक स्कूल में पढ़ाया गया। क्लियर है। तो इसका जैसे मेन फोकस काफी सारी चीजों में उस टाइम ये था कि बच्चों को कैसे बर्डन कम करना है पढ़ाई में, तभी ओवर द टाइम सिलेबस डिक्रीज हुआ है स्कूल्स में, ठीक है। अभी भी बहुत सिलेबस है पर कंपैरेटिवली अब आधा रह गया। जिन्होंने मतलब अप्लाई करने में भी ऑब्वियसली कुछ साल लगे थे, जिन्होंने 2007-8 से पहले जितना स्कूल पढ़ा है, मतलब अगर तुम तब उसके बाद भी स्कूल में थे तो तुम्हें कंपैरिजन में फर्क जरूर दिखा होगा कि सिलेबस ओवर द टाइम लाइट हुआ। मतलब तुमसे चाहे छोटी क्लासेस का लगा लो, अपना दुख तो सबको बड़ा दिखता है ठीक है। तो इस चीज से अगली चीज है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जैसे मैंने आपको बताया, ये भी कस्तूरी रंगन रिपोर्ट से ही निकली थी, मतलब उन्होंने ही बनाई थी। ये जो है इसमें आपकी वोकेशनल ट्रेनिंग के ऊपर भी फोकस है। एलिमेंट्री, हायर एजुकेशन और वोकेशनल, तीनों चीजों के ऊपर फोकस किया गया है। वोकेशनल क्या होता है, कल ही इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे थे। नहीं प्रैक्टिकल नहीं, स्किल्स बनाना, ठीक है, स्किल ट्रेनिंग। जैसे वो बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी ना, वैसी चीजें वो वोकेशनल चीजें होती है, ठीक है। तो आपके एलिमेंट्री एजुकेशन से लेके हायर एजुकेशन, हर चीज को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाएगा इंडिया में, उसके ऊपर ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है। जैसे आने वाले टाइम पे, जैसे अभी तुम कहते हो कि तुमने बीटेक की है, तुमने बीएससी की है, कुछ भी किया है, तुम अभी डिग्री स्पेसिफाई करके बोलते हो ना, आने वाले टाइम में डिग्री स्पेसिफाइड नहीं रहेगी। जब ये पूरी तरह अप्लाई हो जाएगी तब आपकी डिग्री स्पेसिफाइड नहीं रहेंगी। डिग्रीज का ही जैसे एग्जांपल दूं, क्योंकि फिर ऑप्शन होगा कि तुमने कुछ आपके फिक्स सब्जेक्ट होंगे, बाकी आपके फ्लेक्सिबल होंगे। तो आप 4 साल, मतलब 4 साल की डिग्री बना दी जाएंगी, सारी की सारी 4 साल की डिग्रीज बना दी जाएंगी, ठीक है। अभी कई 3 साल की भी हैं, जैसे वो भी 4 साल की हो जाएंगी। 4 साल के अंदर आपको हर साल अपने मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स चूज करने हैं, और आप किस में स्पेशलाइजेशन चाहते हैं। तो आप फिर क्या होगा इंडिया में कि ग्रेजुएट इस चीज की स्पेशलाइजेशन में, तो फील्ड स्पेसिफिक हम लोगों को बनाना चाहते हैं। क्योंकि अभी हमारे एजुकेशन सिस्टम का बहुत बड़ा फेलियर ये है कि हम सिर्फ मास्टर्स तैयार कर रहे हैं जिनका अल्टीमेटली डिग्रीज का कोई फायदा नहीं है, ठीक है, वेस्ट ही है अगर देखा जाए, कहीं काम तो आती नहीं, ठीक है, ना कोई नॉलेज मिलती है। तो एक्चुअली कॉलेज में एंजॉय कर लेना चाहिए, क्योंकि नॉलेज तो मिल नहीं रही, किसी काम भी नहीं आ रही, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान में रखते हुए अब स्पेशलाइजेशन क्रिएट की जा रही है। लेट्स सपोज कोई आने वाले टाइम में साइबर सिक्योरिटी के ऊपर काम करना चाहता है,
वो फर्स्ट ईयर से ही साइबर सिक्योरिटी के ऊपर काम करना शुरू करे? उसे क्यों वेट कर रही है कि पहले डिग्री खत्म होगी फिर मैं कोई कोर्स ढूंढूंगा? कहाँ साइबर सिक्योरिटी? अगर अगला इंटरेस्टेड ही उसमें है, अगला कोडिंग सीखेगा, साइबर सिक्योरिटी के एस्पेक्ट सीखेगा, उसी में प्रैक्टिकल्स करेगा, सब कुछ करेगा, और जब तक 4 साल की डिग्री खत्म होनी है वो ट्रेंड होगा उसमें। तो ये सारी चीजें सोची जा रही हैं इसमें। ठीक है, आपकी जो एजुकेशन सेक्टर है वो कॉन्करेंट लिस्ट में है, तो इसके ऊपर सेंटर और स्टेट दोनों डिसाइड करते हैं। इसमें क्लासेस को अलग अलग लैंग्वेज में किया गया है। 5th क्लास तक हमारा फोकस है मदर टंग में या लोकल लैंग्वेज में बच्चों को पढ़ाया जाए, और उसके बाद से आपकी वो लैंग्वेज भी चले और साथ साथ फिर इंग्लिश भी आ जाए। ठीक है, ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है क्योंकि ज्यादातर चीजों में तो हम इंग्लिश ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लैंग्वेज बुरी है, पर जब हमारी लैंग्वेजेस डेवलप ही नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं सबको इंग्लिश सीखने में मजबूर होना ही पड़ता है। ठीक है, जब रिसोर्सेज की कमी हुई पड़ी है तो ऑब्वियसली इंग्लिश कहीं ना कहीं डिपेंडेंट रह जाते हैं। देखो, इससे पहले हमारा जो स्कूल सिस्टम था उसमें पहले 10 साल की स्कूल एजुकेशन, फिर आखिरी के मतलब 2 साल वो जो +1 +2 जिसे रेफर कर देते थे वो बनता था। अब जो नया सिस्टम आएगा उसमें हमने फोकस किया है 3 से 6 साल, मतलब वो जो जिसे कहते हैं ना किंडरगार्टन। पहले किंडरगार्टन का कोई एस्पेक्ट डिफाइंड नहीं था, अब किंडरगार्टन से मतलब 3 साल की उम्र से ही स्पेसिफाई किया कर दिया गया। तो इसके अंदर वो किंडरगार्टन 3 साल, ये जो सबसे बेसिक फाउंडेशन का साल है, वही KG UKG KG LKG UKG जो सारी स्टेजेस हैं ये 3 ये होगी। उसके बाद फर्स्ट एंड सेकंड क्लास 2 साल ये होगी। मतलब क्लासेस वही हैं, उन्हें बस अब किस लेवल की पढ़ाई करनी है उन्हें अलग अलग बॉक्सेस में डिवाइड कर दिया। तो ये आपकी सेकंड क्लास तक इसे फाउंडेशन माना जाएगा, जहां पे हम बच्चे को मॉरल साइंस जैसी चीजें, बेसिक पजल सॉल्विंग स्किल्स, ऐसी चीजें बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कलरिंग, ठीक है, ऐसी सारी चीजें। उसके बाद आपकी प्रेपरेटरी स्टेज आ गई 3rd to 5th क्लास। इसमें फिर आपकी वो लैंग्वेजेस थोड़ी सी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने लगती हैं, सारी चीजें एक तरह से बेस क्रिएट होना शुरू होता है क्योंकि आने वाली क्लासें मुश्किल है। फिर आएगी स्टेज 6 to 8th क्लास की, जहां पे आके अब धीरे धीरे सारे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स आने लग जाते हैं। ये 3 साल की स्टेज होगी 8 तक। फिर 9th से लेके 12th को एक साथ जोड़ दिया गया है 4। तो अब पहले जैसे +1 में जाके स्ट्रीम्स चूज करते थे, अब वो स्ट्रीम्स भी खत्म कर दी जाएंगी। अब मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, कॉमर्स जैसा कुछ नहीं बचेगा। अगर किसी को लेट्स सपोज बायोलॉजी के साथ अकाउंटिंग लेनी है और उसके साथ में ही लॉ पढ़ना है, पढ़ सकता है, उसकी मर्जी है, पर वो 9th क्लास से ऑप्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ताकि 4 साल उसने आगे जो डिग्री जो भी करनी है उसकी प्रेपरेशन यहीं से फाइनल स्टेज, मतलब एक तरह से यहाँ पे वो अपना खुद की मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी कर सकता है, ताकि फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी, जो मर्जी सब्जेक्ट चूज करो, जो मर्जी कॉम्बिनेशन बनाओ और उसके अकॉर्डिंग पढ़। क्लियर है? नेक्स्ट है रूफटॉप सोलर कैपेसिटी ऑफ इंडिया। इंडिया का रूफटॉप सोलर कैपेसिटी का टारगेट क्या है? 40 गीगावाट्स हमने अचीव करना है 2022 तक। कितना लगा चुके हैं? 44। तो हम टारगेट को ओवर अचीव कर चुके हैं, और इसकी सबसे बड़ी ग्रोथ यही हुई है कि आपके इस साल, मतलब यही आपकी न्यूज थी आज, कि इंडिया ने इस साल हाईएस्ट कैपेसिटी इंस्टॉल की है आपकी रूफटॉप में। ठीक है, 521 मेगावाट सिर्फ आपके पिछले एक क्वार्टर कितना होता है? साल का क्वार्टर कितने महीने का होता है? 3 महीने का होता है। पिछले 3 महीने में हमने जितनी रूफटॉप इंस्टॉल की इससे पहले इतनी नहीं की थी। ठीक है, इसमें से जो रूफटॉप भी इंस्टॉल्ड है, ठीक है, उसमें 70% इंडस्ट्रियल और कमर्शियल उसमें लगी है। ठीक है, क्लियर है? सॉरी,
ये आपकी सोलर कैपेसिटी, ये रूफटॉप नहीं है, सॉरी ये ओवर अचीव नहीं हुई। सोलर सिर्फ 2.1 है, हमने 40 गीगा, तो हमने अभी तक दूर दूर तक कहीं अचीव नहीं कर रहे, सॉरी। ये टारगेट मिस होगा बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि 40 गीगावाट्स इंस्टॉल करनी थी और सिर्फ 2.1 गीगावाट्स इंस्टॉल की है। ठीक है, इंडिया की ओवरऑल इंस्टॉल्ड 44.3 है। ठीक है, और हमने टोटल 100 गीगावाट्स का टारगेट लिया हुआ है 2022 तक, तो वो भी अभी दूर तक पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा, पर अभी देखते हैं। इंडिया ने सारी दुनिया को लिंक करने के लिए ना कुछ एक अलायंस बनाई थी जिसे कहते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसमें क्या है, हमने स्टार्टिंग में देखो आपकी जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, इसका हमने क्या सोचा कि देखो, अगर आप देखो, कोई बात नहीं ऋषभ, अर्थ को अगर आप देखो, सबसे ज्यादा एक जो हम कंसेप्ट पढ़ते हैं, सोलर इंसोलेशन कहाँ होती है? इक्वेटर एरिया रीजन कौन सा है सबसे ज्यादा? ट्रॉपिकल रीजन। देखो सोलर इंसुलेशन का मतलब है कितनी लाइट कहाँ पे आ रही है। ठीक है, लाइट और हीट सबसे ज्यादा सन की कहाँ आ रही है? ट्रॉपिक्स में सबसे ज्यादा आ रही है। तो ऐसी कोई भी कंट्रीज, आईएसए स्टार्टिंग में इस पर्पस से शुरू हुआ था, कोई भी कंट्री जो फुली और पार्शली ट्रॉपिकल एरिया में पड़ती है वो आईएसए को ज्वाइन कर सकती है। ये सारी कंट्रीज एक साथ मिलके एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर सेट करने की कोशिश करेंगे जिससे आपके सोलर पैनल बनाए। देखो इस टाइम आपके सोलर पैनल महंगे हैं। उसके महंगे होने का कारण क्या है कि सोलर पैनल की जो टेक्नोलॉजी है उसे बनाने का तरीका अलग अलग कंपनीज का, अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग है। कोई कितने अंदर फोटोवोल्टाइक सेल यूज कर रहा है, उसकी डायमेंशन क्या होगी फ्रेम की, ये तक चीजें अलग अलग है। अब होता क्या है कि अगर हर कंट्री हर कंपनी अलग अलग बना रही है तो आपकी कभी भी इकोनॉमी ऑफ स्केल नहीं आती। इकोनॉमी ऑफ स्केल होता है कि अगर मैं एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दूं कि आपका पैनल इतने बाय इतने का होना चाहिए, ठीक है, तभी गवर्नमेंट खरीदेगी। देखो गवर्नमेंट अगर खुद फोर्स करने लग जाए तो ऑब्वियसली बाकी सारे वैसे बनाने लग जाते हैं कि इतने बाय इतने का पैनल होगा हम तभी खरीदेंगे। तो पैनल स्टैंडर्डाइज कर दिया, उसके बाद इस पैनल के अंदर लेट्स सपोज टोटल करके हम लिख देंगे इसके अंदर 70 फोटोवोल्टाइक सेल होने चाहिए। वो भी स्टैंडर्डाइज हो गई कि 70 सेल होने चाहिए। ठीक है, तो एक जो पैनल बनना है वो फिक्स हो गया। अब हर कंपनी ने सेम ही पैनल बनाना है, तो हर कंपनी जो पहले तो फ्रेम का ऑर्डर देगी, वो फ्रेम शायद कोई और बनाने लग जाए, फ्रेम की कॉस्ट गिर जाएगी क्योंकि सेम ही फ्रेम है सारे जो यूज कर रहे हैं। फोटोवोल्टाइक सेल अगर सेम तरीके के यूज हो रहे हैं, शायद कोई और कंपनी फोटोवोल्टाइक सेल सेम बनाने लग जाए। तो जब सेम चीजें तुम मास के स्केल पे बनाने लग जाते हो उसे कहते हैं इकोनॉमी ऑफ स्केल। फिर क्या होता है, जब कोई बिल्कुल सेम चीज बार बार बनती है वो अपने आप सस्ती हो जाती है, चीप हो जाती है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा फर्क पड़ता है। जैसे आप वही लगा लो, अब कोक की बोतलें बन रही हैं, वो एक लाइन में धड़ाधड़ सेम बोतलें बन रही है, सेम ड्रिंक डल रही है, सेम क्वांटिटी है, वो इसी कारण चीप है। अगर कोई स्पेसिफिकली आपके लिए बैठ के वहां पे भर रहा होगा वो ऑब्वियसली बहुत महंगी पड़ेगी। वो इकोनॉमी ऑफ स्केल मिलती है, एक ही दिन में लाखों बोतलें तैयार होकर निकल रही। ठीक है, क्लियर है? तो आईएसए स्टार्टिंग में फुली और पार्शली के लिए बनाया गया था, पर बाद में सबके लिए ओपन कर दिया गया, हर कंट्री के लिए। क्योंकि सबके लिए क्यों ओपन किया गया, एक बहुत बड़ी चीज रियलाइज की गई कि ज्यादातर जो ट्रॉपिकल एरिया में कंट्रीज हैं वो गरीब है, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। अगर आप चाहते हो, ज्यादातर जो यूरोप है, यूरोप तो बिल्कुल ही बाहर रह गया, अमेरिका तो तब भी चलो थोड़ा सा इसके अंदर पड़ जाता है। ठीक है,
हाँ, अब ये चीज तुम पता लगाओ कि कहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है अमेरिका में से, ठीक है। तो पर आपकी ज्यादातर कंट्रीज बाहर पड़ गई, तो इस कारण आपके ऑस्ट्रेलिया भी जैसे थोड़ा सा यहाँ पे अंदर को पड़ गया, पर यूरोप बिल्कुल बाहर रह गया। तो उन्हें भी हम अगर इंक्लूड करना चाहते हैं, इस कारण सबके लिए अब इसे ओपन कर दिया गया है कि कोई भी इसे ज्वाइन करना चाहता है कर ले। इसमें हमारी कोशिश यही है, आईएसए का हेडक्वार्टर इंडिया में है, गुड़गांव में है, ठीक है, और हम इसे ऑपरेट कर रहे हैं। इसी के चलते हुए जो इस साल पीसीएस का क्वेश्चन भी बना था, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ठीक है, पीसीएस का यही क्वेश्चन था, यही था मेरे ख्याल से, एक ग्रिड का क्वेश्चन था, यही था, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। ये इनिशिएटिव भी इंडिया ने लिया है, और एक और भी इनिशिएटिव जो अभी लॉन्च होना है, वर्ल्ड सोलर बैंक, ये आपके नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में अभी लॉन्च होना है, नवंबर में लॉन्च होगा। ये अभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के पेपर के लिए। हाँ, इसी के अंदर ही हम कर रहे हैं, ठीक है, पर ये दोनों कंसेप्ट इस साल के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें याद रखना, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। ये क्या है, सबसे पहले वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, इसके अंदर सारी दुनिया की जो पावर ग्रिड्स है ना, हमारी कोशिश है कि जितनी कनेक्ट हो सके हम वो पावर ग्रिड्स को कनेक्ट करते हैं। क्योंकि कंसेप्ट क्या है कि मतलब एक ट्रांसनेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड बना दी, सारी कंट्रीज ने आपस में पावर ग्रिड जोड़ दी। इसका कंसेप्ट क्या है कि देखो, सोलर एनर्जी तभी तक हो सकती है जब तक सन है, तो हमारे यहाँ पे जब सूरज छिप गया तो एनर्जी खत्म। पर एक कंसेप्ट ये भी तो है कि दुनिया में कहीं ना कहीं तो सन हर टाइम ही होता है, तो अगर कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी बन रही है वो बाकियों को भी सप्लाई हो सकती है। तो अगर इंडिया में सन है और उस टाइम उस स्पेसिफिक मोमेंट में हम शायद जरूरत से ज्यादा एनर्जी बना रहे हैं, तो हम बाकी कंट्रीज को सप्लाई करना शुरू करते हैं। जब हमारे यहां से सनसेट हो गया, अफ्रीका की साइड लेट्स सपोज हमसे वो कई कंट्रीज जैसे यूके साइड लगा लो, जो वहां के अफ्रीका के साथ वो हमसे 5.5 घंटे पीछे हैं, तो यानी कि आपका जो भी इस टाइम टाइम हो रहा है वो 5.5 घंटे पीछे भी है। तो हमारा सनसेट हुआ, पर अभी उनकी तो कईयों की दोपहर भी चल रही होगी, हमारे 9 बज रहे हैं, उनके तो अभी 4 ही बज रहे होंगे, तो वो सप्लाई करना शुरू कर सकते हैं ना 7 बजे के बाद। हमारे तो 7 बजे छोड़ो, 6 बजे जब सन डिम हो गया, सोलर एनर्जी बननी बेकार हो जाती है, तो वो बाकी टाइम में वो वहां से बिजली सप्लाई होनी शुरू हो जाए, हमारे पास ज्यादा होगी, हम देना शुरू करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हर कंट्री एक दूसरे की हेल्प करे पावर सप्लाई में, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट के ऊपर ये बन रहा है, इसके टोटल 3 फेजेस होने वाले हैं, ठीक है। 3 फेजेस में क्या है कि सबसे पहले इंडिया जो है अपनी ग्रिड मिडल ईस्ट, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्ट करने वाला है। उसके बाद सेकंड फेज में हम इसे अफ्रीका से कनेक्ट करने वाले हैं, और थर्ड फेज में इसे ग्लोबल कनेक्शन बनाने की कोशिश होगी, जहां पे फिर यूरोप और बाकी सारी कंट्रीज भी आ जाएंगे। तो इससे आपका एक पूरा पूरा नेटवर्क क्रिएट हो जाएगा, क्लियर है। इसमें 3 मेन ऑर्गेनाइजेशंस जो इन्वॉल्व हैं, एक 2 फ्रेंच हैं और एक इंडिया की जो टेरी है, हमारी जो एनर्जी एफिशिएंसी पे काम करती है वो, ये 3 इंस्टीट्यूट, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है अपने आप में। एक चीज याद रखना, जो ऊपर इंटरनेशनल सोलर लाइंस है, पाकिस्तान और चाइना उसके हिस्से नहीं है, ठीक है। तो बाकी कंट्रीज भी पढ़ जाना कौन कौन उसका हिस्सा है, ठीक है। आईएसए का ये क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सी कंट्री इंटरनेशनल सोलर लाइंस का हिस्सा नहीं है, तो ये भी एक बारी रीड कर लेना। नेक्स्ट, वर्ल्ड सोलर बैंक, ये अभी नवंबर 2021 में आपकी ग्लासगो में ना मीटिंग होनी है कोप 26 की, तो यहाँ पे आपके ये अनाउंस किया जाएगा। आपकी एक कोप 26 क्या होता है, कोप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, 26 का मतलब है 26वीं मीटिंग है। हर साल जैसे अगले साल होगी कोप 27, फिर उसके बाद कोप 28, हर साल ये नंबर बढ़ता जाता है, मतलब इसका मतलब होता है मीटिंग हो रही है, ठीक है। ये ग्लासगो में होगी, ग्लासगो कहाँ पड़ता है, हाँ, इतना मेन शहर, हिंट दे देता हूँ,
ईस्टर्न यूरोप में है। कोई बात नहीं, ले लो थोड़ा सा टाइम। कोपेहेगन तो साहिबा अपने आप में शहर है, ठीक है। स्कॉटलैंड तो अपने आप में देश नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अभी के लिए सोच लो। करंट अफेयर में इसमें नट करो। आपकी ना एक एग्रीमेंट है यूनाइटेड नेशंस के अंडर, जिसे कहते हैं यूएनसीसीसी, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। तो इस कॉन्फ्रेंस हर साल अलग अलग दुनिया के शहरों में होती है। इस साल ग्लासगो की बारी है, वहां पे आपकी कॉन्फ्रेंस होगी। वहां पे इंडिया एज अ मतलब हमारी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये अकेली इंडिया की नहीं है ऑब्वियसली। शुरू भी जब की थी तब भी इंडिया और फ्रांस ने मिलके की थी, ठीक है, एक एग्रीमेंट में। तो उसके बाद इंटरनेशनल सोलर अलायंस यहाँ पे इस एग्रीमेंट, इस चीज को इंट्रोड्यूस करना चाहती है, वर्ल्ड सोलर बैंक। इसमें क्या होगा, इसमें हम दुनिया को कहने वाले हैं कि इसमें पैसे डालो, हम रिन्यूएबल एनर्जी बनाएंगे, ठीक है। तो ये इसका पर्पस होगा कि बस दुनिया से पैसे कलेक्ट करना ताकि पूरी दुनिया में फंडिंग की जा सके, और इस चीज मतलब उस फंडिंग से वहां पे प्रोजेक्ट्स लगे, ठीक है। ये बैंक जिस भी कंट्री में खुलेगा उसका एक क्लॉज है कि जो भी इसकी होस्ट कंट्री बनेगी जहां पे ये बैंक खुलेगा उसे 30% इसका पैसा डालना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली इंडिया इसे नहीं खोलने वाला, ठीक है। हम किसी और कंट्री को बोलेंगे तुम खोल लो, तुम डिजर्व करते हो इसे, ठीक है। तो हमें तो पैसे चाहिए, हम तो तभी बनवा रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे आपका किया जाएगा। क्लियर है? यहां तक कोई भी डाउट आपका? ये अलायंस क्लियर होगी? हाँ जी, अलायंस क्लियर होगी। हाँ जी, कौन सा देश है स्कॉटलैंड? ब्रिटेन में आ गया बेसिकली आपका, ठीक है। तो स्कॉटलैंड वाले हिस्से में है पर ब्रिटेन का पार्ट है। स्कॉटलैंड अभी तक आजादी नहीं ली है अगला ने, ठीक है, बेचारों को ऐसी और छोटा तोड़ी जाओ, ठीक है। क्लियर है? तो ये सारे एग्रीमेंट्स क्लियर हो गए।